विधानसभा चुनाव 2023 नामांकन का समय चल रहा है। 6 तारीख अंतिम दिन है नामांकन पेश करने का। कांग्रेस, बीजेपी और अन्य पार्टियां हनुमानगढ़ विधानसभा के अंदर किस प्रकार प्रत्याशियों का कर रही है चयन और किस किस ने भरा है पर्चा। और टिकटों की बात करें तो किसकी टिकट है अभी बकाया, इस पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप शर्मा, जो कि लंबे समय से पत्रकारिता के साथ साथ राजनीतिक अगर विश्लेषण देखना हो तो ये करते हैं। इन्हीं से बातचीत शुरू करते हैं। और विधानसभा हनुमानगढ़ की है आज चर्चा। हाँ जी कुलदीप जी, क्या कहेंगे आज विधानसभा हनुमानगढ़ के अंदर? जैसे अपने पार्टी वाइज बात कर लेते हैं, कांग्रेस पार्टी की सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस की टिकट डिक्लेयर हो चुकी है। प्रत्याशी कौन कौन थे हनुमानगढ़ के अंदर? हनुमानगढ़ अगर कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस में चौधरी विनोद कुमार जो फिलहाल कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए थे वो प्रत्याशी थे। इसके अलावा गणेश बंसल प्रत्याशी थे जो वर्तमान चेयरमैन हैं। हालांकि वो बाद में बीजेपी के भी प्रत्याशी बनने का प्रयास करते रहे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं पवन गोदारा जो है यहाँ पर बोर्ड चेयरमैन थे, वो भी प्रत्याशी थे। इसके अलावा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी वो उन्होंने भी अपना दावा प्रस्तुत किया था। इसके अलावा सौरभ राठौड़ है जो कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने भी एक दावा किया था। तो काफी ऐसे प्रत्याशी थे। इसके अलावा हरप्रीत सिंह ढिल्लों है, उन्होंने भी एक दावा किया था बिसंगरिया से आकर यहाँ पर भी मैं हनुमानगढ़ से दावा करता हूँ। लेकिन तमाम चीजों को दरकिनार किया गया। एक सर्वे जो अलग तरीके से, हालांकि पार्टी का ये दावा है भी हमने सर्वे करवाया और जो जिताऊ कैंडिडेट है उसी को टिकट देने का प्रयास किया गया। कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगा भी इन तमाम लोगों को कहीं ना कहीं अभी टिकट देने का अवसर नहीं है, क्योंकि पार्टी रिपीट करने का सोच रही है। जहाँ कांग्रेस रिपीट की बातें कर रही है, भाजपा सरकार में आने के लिए जद्दोजहद कर रही है, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी और इसी वजह से उन्होंने सिटिंग एमएलए को ज्यादा मजबूत दावेदार समझा। हो सकता है उनकी सर्वे में सिटिंग एमएलए भी ज्यादा दावेदारी रखता हो। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस में विनोद चौधरी को एक बार फिर से मौका दिया गया। अब वो कितने मजबूत साबित होते हैं, हार जाते हैं, जीत जाते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कुछ जो है जिनको टिकट नहीं मिलती है वे निर्दलीय चुनाव लड़ने की बातें भी करते हैं, पार्टी से अलग होकर अपना विद्रोह भी जताते हैं। और विरोधियों की बात करें तो कांग्रेस पार्टी हो चाहे पार्टी कोई भी हो, उसके अंदर विद्रोह भी शुरू हो जाते हैं। जैसे इमामदीन भाटी एक चेहरा था, मुसलमान चेहरा है, कल उन्होंने निर्दलीय फार्म भी भरा है। और कल मीडिया के द्वारा चौधरी विनोद कुमार से सवाल भी किया गया कि 30 वर्षों से उनके पिता जुड़े रहे। उन्होंने जैसा कि मीडिया को बताया कि जब जवाहरलाल नेहरू आए, सोने से तोला, यहाँ उनके परिवार ने तोला, मुसलमानों ने मिलकर तोला। तो मुस्लिम वोट भी काफ़ी है यहाँ हनुमानगढ़ के अंदर, लखवाड़ी हो, नवा हो, काफ़ी ऐसे किकरवाड़ी है ऐसे, हालांकि करड़ी संगरिया में काफ़ी ऐसे तमाम समीकरण बलते हैं। कल उन्होंने निर्दलीय फार्म भर दिया। तो आपको क्या लगता है कि हनुमानगढ़ के अंदर जो मुस्लिम समुदाय है खास रूप से, उनके वोट 40,000 कल जैसा कि इमामदीन भाटी ने संख्या बताई, और हालांकि चौधरी विनोद कुमार के द्वारा कहा गया है कि रूठों को मनाने का काम हम करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये मुस्लिम समुदाय, जैसे इमामदीन भाटी ने निर्दलीय फार्म भरा है और नाराज होकर भरा है, कांग्रेस पार्टी छोड़कर भरा है, आप पार्टी में गए वहाँ से भी छोड़कर निर्दलीय भरा है, तो आपको क्या लगता है आपको कि मुस्लिम जो वोटर है वो कांग्रेस पार्टी को कोई सेंध लगाएगा या नहीं लगाएगा? दरअसल ये निर्भर करता है भी इमामदान भाटी या उनके परिवार ने मुस्लिमों के लिए क्या कुछ किया है या उनके समुदाय के लिए क्या कुछ किया है, कितने वोटर्स उनके साथ आ पाते हैं, कितने लोग उनके साथ आ पाते हैं। हाँ, इस बात में कोई दो राय नहीं है भी अगर वो एक मुस्लिम चेहरा यानी एक समुदाय विशेष का चेहरा बनकर उभरते हैं और एक जहाँ पे भी सभा होती है वहाँ पे इस प्रकार का अगर वो बात करते हैं भी मुस्लिम समाज को किसी भी दोनों पार्टियों ने मौका नहीं दिया है, तो जाहिर सी बात है एक इमोशनली टच जो है समाज दे सकता है। एक समाज तो हो सकता है अभी बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही जिस प्रकार से कुछ वोट बैंक बीजेपी के खाते में मुस्लिम समुदाय का जाता है, कुछ वोट बैंक जो है वो कांग्रेस के खाते में जाता है, तो जाहिर सी बात है दोनों ही वोट बैंकों में कहीं ना कहीं सेंधमारी की जा सकती है। लेकिन इमामदीन भाटी क्या बड़ा चेहरा साबित हो सकते हैं, ये जो वोट पड़ने के बाद या फिर उनके बाद ये पता चल पाएगा। या हो सकता है अभी उन्होंने नामांकन भरा है, हो सकता है वो नामांकन उठा ले। तो बहुत सारी चीजें अभी तक तो देखने वाली बाकी रहेगी। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार का आपका सवाल था
वो निर्भर करेगा अभी ये किस तरीके से अपने आप को प्रस्तुत कर पाते हैं, क्या इमोशनल टच लेके पब्लिक के बीच में जाते हैं, और इनके साथ जो कुछ हुआ है क्या वो पब्लिकली बताएंगे। तो जाहिर सी बात है वो चीज़ें जैसे आपने कहा पहले बीजेपी में, उसके बाद कांग्रेस के रहे, अब कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में भी रहे, और ऐसे दल भी बदलते रहे। तो इसका कितना असर होगा वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इमामुद्दीन भाटी, जैसा आपने बताया भी, बीजेपी के बहुत पुराने वर्कर रहे हैं, नहीं, उनके पिताजी कांग्रेस उनके के उनके रहे, कांग्रेस के। उनके कांग्रेस के वर्कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है एक बड़ा नुकसान किसको करेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। तो फिर विधानसभा हनुमानगढ़ में आप पार्टी की थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। आप पार्टी में बहुत से चेहरे जैसे पहले यहाँ घूम रहे थे, प्रदर्शनों में भाग ले रहे थे, ज्ञापन देने में सबसे अग्रणी पंक्ति में रहते थे, और आप पार्टी के द्वारा हालांकि बातें तो बहुत पहले की जा रही थी कि हनुमानगढ़ गंगानगर क्योंकि क्षेत्र ये पंजाब के सीमा से लगा हुआ है, लेकिन यहाँ आप पार्टी कुछ करती दिख नहीं रही मेरे को। हालांकि सचिन कौशिक को उन्होंने अपनी पार्टी का प्रत्याशी हनुमानगढ़ विधानसभा से घोषित कर दिया है। आप पार्टी का यहाँ कुछ वजूद होगा या नहीं हो, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल आपने एक सटीक सवाल किया भी, आप पार्टी का क्या वजूद रहेगा। आप पार्टी असल में पार्टी तब वजूद रखती है जब आपके पास चेहरा बहुत शानदार हो, या ऐसा व्यक्ति हो, जैसे मान लो भी कांग्रेस और बीजेपी में बहुत अच्छा चेहरा रहा हो। जैसे मान लो विनोद चौधरी हुआ, डॉक्टर राम प्रताप हुआ, इसके अलावा कोई मौजूदा कोई बहुत बड़ा पदाधिकारी हो, वो अचानक आम आदमी पार्टी में आकर और चुनाव लड़ने की घोषणा करे, तो वो बहुत बड़ा असर डालती है। अनिल कौशिक अपने आप सचिन 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 कौशिक जो है वो अपने आप को कितना उभार पाएंगे, या फिर सचिन कौशिक का क्या रहा है सिस्टम भी, सचिन कौशिक कितने पब्लिकली बीच में रहे। क्योंकि जहां तक मेरे को पता है पिछली बार चुनाव जो है वो बेनीवाल ने लड़ा था, और बेनीवाल ने चुनाव लड़ते हुए और उसके बाद से लगातार पब्लिक के बीच में भी रहा, और लोगों के काफी बार हमें भी कवरेज करने को मिला भी, वो लोगों के जो भी ज्ञापन वगैरह थे उनमें भी साथ रहे, कुछ लड़ाइयाँ भी उन्होंने लड़ी। तो जाहिर सी बात है पब्लिक के बीच में उनका नाम आता रहा है, लेकिन कौशिक का नाम बहुत कम रहा है। और कौशिक को अचानक एक नए चेहरे के रूप में, हालांकि पार्टी का इतना बहुत बड़ा वर्चस्व नहीं है, पार्टी इस बात को समझती है भी हमारा कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं है, या हम बहुत बड़े वर्चस्व की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। पार्टी सिर्फ एक बार ट्रायल के रूप में सभी को अपने अपनी जगह से, चाहे आरएलपी हुई, चाहे ये आम आदमी पार्टी हुई, चाहे बसपा हुई, यहाँ पर इनका बहुत ज़्यादा वर्चस्व नहीं है। बस एक एग्जाम्पल के तौर पे कहा जा सकते हैं, या उदाहरण के तौर पर, या फिर ऐसे कहा जा सकता है भी एक बार एक ट्राई के रूप में यहाँ कैंडिडेट खड़े किए गए, ताकि उन्हें ये पता चल सके भी आम आदमी पार्टी के नाम पर कितने वोट आते हैं। तो हो सकता है नेक्स्ट 5 साल में जो है वो पार्टी उस पर ज़्यादा वर्क करे, और इन जो कम वोटों को बड़ी वोटों में तब्दील कर सकती है। इस बार जो है वो सीधे सीधे टक्कर जो है हनुमानगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही रहेगी। हनुमान जी बेनीवाल की पार्टी है आरएलपी, और एक आजाद पार्टी, दोनों ने मिलकर राजस्थान के अंदर समझौता किया है। हालांकि जाट समुदाय के वोटरों को देखें तो काफ़ी संख्या यहाँ मानी जाती है। अगर आरएलपी यहाँ कैंडिडेट उतार देती है, अभी तक हालांकि पत्ते नहीं खोले हैं किसको टिकट देंगे, अभी जयपुर के अंदर बैठकों का दौर जारी है, बातें आ रही हैं, चर्चाएं हैं कि हम पांचों विधानसभाओं के अंदर पार्टी के उम्मीदवार उतारेंगे। तो क्या आरएलपी अगर जहाँ उम्मीदवार खड़ा करती है तो कोई उसका, क्योंकि ज़्यादा वैसे प्रभाव नहीं, किसान आंदोलन में जरूर उनका असर थोड़ा सा दिखा, हनुमान बेनीवाल आते हैं, थोड़ा सा किसानों को जहाँ साथ मदद देते हैं, पानी दिलाने की बातें करते हैं। आरएलपी का कोई यहाँ कोई पैर जमाने की बात दिखे हो जहाँ कोई कैंडिडेट उतारने के बाद कुछ प्रभाव पड़ सकता है इस राजनीति के अंदर? इस सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, आरएलपी के जो भी हनुमान बेनीवाल है, जो इसके सुप्रीमो है, उन्होंने अपने आप को जाट नेता के रूप में उभारा है, और यहाँ पर भी जाटों की राजनीति रही है। अगर अपने पिछले 35 साल की बात करें तो डॉक्टर राम प्रताप भी जाट हैं, और विनोद चौधरी भी जाट हैं। तो कहीं ना कहीं जाटों का वर्चस्व रहा है, जाटों की एक राजनीति रही है। अब निर्भर इस बात पे करता है भी आरएलपी किस चेहरे को लेकर आती है। क्या वो चेहरा दोनों पार्टियों में से किसी का हो सकता है, या फिर वो अलग कोई पब्लिक से निकाल कर लेकर आती है। क्योंकि जाट चेहरा जरूर है, लेकिन वो सबसे बड़ी बात, जब भी पार्टी कोई अपना वर्चस्व बना रही होती है या नई क्षेत्रीय पार्टी होती है, तो वो क्या है, पहले दाव खेलती है। अब दाव खेलकर अपना वर्चस्व खड़ा करेगी। अब 5 साल में, पिछले 5 साल में आरएलपी के वर्करों ने, या आरएलपी के जो भी यहाँ पे अध्यक्ष बनाए गए थे, जिला अध्यक्ष बनाए गए, वो कमेटियां कब से बनी गई, और उस कमेटियों के लोगों ने कितना काम किया, पब्लिक में कितना टच में रहे, लोगों के काम करवाने में कितना सक्षम रहे। अगर अकेले हनुमान बेनीवाल के चेहरे पर कोई जीतना चाहे तो मेरे हिसाब से जीत नहीं सकता। लोकल का जो चेहरा होगा वो निर्भर करेगा भी वो कितने
वोटों में सेंध कर सकता है। हालांकि यहाँ पर आरएलपी का बहुत बड़ा वर्चस्व नहीं है, लेकिन अगर कोई अच्छा चेहरा अगर कोई आता है तो वो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से हल्का फुल्का दोनों पार्टियों को तो आपका नुकसान कर इशारा सकता यही है भी, जैसे बीजेपी कांग्रेस जितनी पार्टियां हैं उसमें से जिसको टिकट नहीं मिला, रूट कर वो आरएलपी का दामन थाम ले, तो फिर असर पड़ सकता है। है। हाँ, इसमें कोई तो, लेकिन फिर मैंने कहा चेहरा अच्छा होना चाहिए, जिसका नाम होना चाहिए, जिसने वर्किंग किया हो, जिसको बाय फेस बाय नेम लोग जानते हो, और जिसका एक असर हो, उनकी बात का असर हो, उसके पीछे पीछे लोग आ रहे हो, कोई उनके धरने प्रदर्शन हो, उसमें उनकी एक आवाज पे लोग आ रहे हो, तो वो भी निर्भर करता है। अब जैसे मान लो भी मैं कांग्रेस में था, मुझे कोई जानता ही नहीं, अब मैं कांग्रेस छोड़ के और कोई इस चीज को कहे भी कांग्रेस छोड़ के आगे क्योंकि इन्हें टिकट नहीं मिली, अब कुलदीप जी को आरएलपी टिकट देगी, तो ऐसा संभव नहीं है, जीत नहीं पाएंगे। तो जीत के लिए चेहरा भी इंपॉर्टेंट होता है। चेहरा अगर बीजेपी और कांग्रेस से कोई ढंग का व्यक्ति अगर टूट के आए तो नुकसान कर सकता है, जीत फिर भी नहीं सकता। तो अपने अब बीजेपी की तरफ नजर दौड़ा लेते हैं। बीजेपी की टिकट हालांकि घोषणा होनी अभी बाकी है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि अमित साहू जो राम प्रताप का बेटा है, हालांकि राम प्रताप जी टिकट चाह रहे थे, काफी दिनों से इसमें जो है उतार चढ़ाव चल रहा है, डिक्लेयर नहीं कर पाई। क्या कारण मानते हैं आप, क्यों नहीं डिक्लेयर कर पाई? और फिर यहाँ से जो उम्मीदवार जो टिकट मांग रहे थे वो बीजेपी से जुड़े रहेंगे क्या रहेंगे, तो आगे का विषय बताएगा। लेकिन क्या कारण है इसका, क्या कारण मानते हैं आप? देखो, सबसे पहले बीजेपी ने दो बातें कही थी, एक तो ज्यादा उम्र और एक परिवारवाद। दोनों को अलग किया जाएगा, जैसा भी उन्होंने अलग स्टेटों में प्रयास किया। सबसे पहली चीज तो ये थी भी यहाँ पर सबसे प्रबल उम्मीदवार डॉक्टर राम प्रताप हैं, और उसी उनकी एज थोड़ी ज्यादा हो चुकी है, और वो अपने बेटे अमित के लिए टिकट मांग रहे थे। सुनने में ये भी आया भी अमित के लिए हाँ भी हो गई है, और हो सकता है भी बीजेपी के जो है अमित हो जाए, या बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो अमित हो। लेकिन ये दोनों चीजों पर वो थोड़े बेक जा रहे थे, एक तो उम्र और दूसरा परिवारवाद। लेकिन अब फिलहाल ऐसा लग रहा है भी उम्र में कहीं ना कहीं वो अगर जीत पाते हैं, और अगर हार जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं परिवारवाद वाले में आ सकते हैं, अमित को टिकट मिल सकती है। अब बात ये रही कि आपने कहा टिकट में देरी इसलिए हुई भी क्योंकि यहाँ पर राम प्रताप एक ही चेहरा था बीजेपी में, इसके अलावा कोई बड़ा चेहरा नहीं था जिसे पार्टी अचानक से उतार दे और वो जीत हासिल कर जाए। तो कहीं ना कहीं जो राम प्रताप के साथ पुराने लीडर हैं, मंत्री रहे हैं, और बड़े जो भी सीनियर लीडर्स हैं, चाहे वो दिल्ली के हैं, चाहे वो राजस्थान जयपुर के हैं, तो उन सभी के साथ संपर्क में थे। तो इनसे बड़ा मतलब कहा जा सकता है बड़ा नेता कोई नहीं है। तो लेकिन इस बीच हुआ क्या, वर्तमान मौजूदा चेयरमैन गणेश बंसल अपना दावा पेश करते हैं भाजपा में। इसके अलावा आशीष पारिक जो अचानक से संगठन की तरफ से अपना दावा पेश कर देते हैं। इसके बाद सुरेंद्र जलंधर अपना दावा पेश कर देते हैं। सुरेंद्र जलंधर सतीश पूनिया के खेमे के माने जाते हैं। तो और इधर आशीष पारिक जो है वो संगठन की तरफ से लड़े हैं, तो जाहिर सी बात है देवेंद्र पारिक और उसके बाद जो है वो सीपी जोशी के नजदीक हैं। तो कहीं ना कहीं एक ऐसे ऐसे नेताओं ने दावा कर दिया जो कहीं ना कहीं बड़े लेवल पे लोगों के संपर्क में थे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने आखिरी दम तक ये अड़ा के रखा है। और यही कारण है कि हनुमानगढ़ की जो टिकट है अभी तक फाइनल नहीं हो रही है, क्योंकि उन सभी उम्मीदवारों को इस बात में भरोसा था भी दो चीजें हैं, एक परिवारवाद और दूसरा उम्र का तकाजा। ये दोनों चीजें जो है राम प्रताप पे फिट नहीं बैठ रही थी। जो पूर्व मंत्री हैं और वर्तमान में अच्छे बड़े नेता हैं बीजेपी के, दोनों चीजें फिट नहीं बैठ रही थी। इसी बात को वो बार बार जो आला कमान या केंद्रीय कमान उनको इस बात का बातें कर रहे थे भी आपके जो सिद्धांत है वो ये बात कहते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर टिकटें अड़ाई। यहाँ नहीं, डॉक्टर राम प्रताप ही नहीं, जहां पर 70 प्लस 75 प्लस की जो सीटें थी वो काफी अभी तक अटकी हुई हैं, तो उन सीटों पे जो है अभी तक पत्ते नहीं खोले गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बेहतरीन, क्योंकि सर जो बीजेपी है वो नहीं चाहती भी हम किसी भी तरीके से हारे, क्योंकि अब एक बार बीजेपी हो एक बार कांग्रेस का रिवाज रहा है राजस्थान में, तो बीजेपी कभी नहीं चाहेगी भी हमारा एक गलत फैसला जो है हमारी एक सीट कम कर दे या हमारा एक एमएलए कम कर दे। तो बीजेपी हर तरीके से अंदरूनी सर्वे भी करवा रही है। इसके अलावा जब ये टिकट का पेज फंसा तो उसके बाद भी सर्वे एजेंसियों ने यहाँ पे सर्वे किया है, जैसा कि सूत्र बताते हैं। तो उन सर्वे के आधार पर भी आगे कोई वोटिंग करवाई गई, उसमें भी अब बताया ये जा रहा है भी डॉक्टर राम प्रताप या उनके परिवार से टिकट कहीं नहीं जाने वाली। तो कहीं ना कहीं सूत्र इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं भी पार्टी भी मानती है भी डॉक्टर राम प्रताप या राम प्रताप का परिवार जो है यहाँ से बीजेपी की सीट निकाल सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं।
तो दोस्तों, हनुमानगढ़ के समीकरण आपको बताए हैं। टिकटों का अभी इधर से उधर का वक्त चल रहा है, क्योंकि 6 नवंबर नामांकन पेश करने की अंतिम तिथि है। जब तक कुछ भी हो सकता है। और जो निर्दलीय हैं वे भी बैठकों का दौर जारी रखे हुए हैं। हनुमानगढ़ के अंदर कुछ निर्दलियों ने फार्म भी भरा है, कुछ रूठे भी होंगे, कुछ मनाने भी होंगे। पार्टियां मनाती भी हैं, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई और हो। और सीपीआईएम पार्टी में कोई घोलमेल है को नहीं, क्योंकि रघुवीर वर्मा ने प्रत्याशी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। उनके पार्टी के अंदर न कोई विरोध है, न कोई निर्दलीय है। पार्टी ने जिसको टिकट दे दी वो भर चुके हैं। बाकी पार्टियों का आगे क्या रुझान रहता है, कितने उनमें से रूट का निर्दलीय फार्म भरते हैं, ये तमाम बातें देखने वाली होंगी। और कलम न्यूज के जरिए और रिपोर्ट एक्सक्लूसिव के जरिए हम दोनों चर्चा इसी बात के लिए करते हैं कि हनुमानगढ़ की विधानसभा के अंदर किस प्रकार पार्टियों का सिलसिला अभी जारी है। फिर हम जुड़ेंगे दोबारा, और जब नामांकन 6 तारीख को पूरे हो जाएंगे उसके बाद फिर चर्चा करेंगे, बताएंगे हनुमानगढ़ के अंदर किधर जा रही है जनता। नमस्कार।